पिंटू जी। जी सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विदाउट योर नेम, अपना परिचय दे नाम छोड़ करके। सर मैं अररिया जिला से बिलोंग करता हूं और मेरी बेसिक एजुकेशन जो है अररिया जिला में ही हुई है। और सर उसके बाद मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, और कोलकाता से मैंने बीटेक किया है सर। और कॉलेज के बाद सर मुझे विप्रो टेक्नोलॉजी कंपनी में जॉब मिला और मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब 4 साल तक किया उसमें, सॉफ्टवेयर डेवलपर। और अभी वर्तमान में सर मैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट पे हूँ। और सर मेरा वैकल्पिक विषय जो है लेबर एंड सोशल वेलफेयर है। और मेरी हॉबी सर वाचिंग बॉलीवुड मूवीज है। हेलो। हेलो। जी सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा, अररिया के 3 ऐसे फीचर बताएं जो यूनिक हो। ओके सर, अररिया से जो अभी फणीश्वर नाथ रेणु जो है सर, वो अररिया के हैं। और सुब्रतो राय सहारा के जो चेयरमैन हैं वो भी अररिया के हैं। और अररिया सर नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे गैंगटिक डॉल्फिन जो है वो पनार रिवर में फेमस है। वहां के पनार रिवर में गैंगटिक डॉल्फिन काफी ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, ये फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी ऐसी कहानी थी जिस पर फिल्म बनी थी? सर उनकी एक शॉर्ट स्टोरी है मारे गए गुलफाम, जिसपे सर मूवी तीसरी कसम मूवी बनी है सर। अच्छा, मैला आंचल के बारे में जानते हैं? जी सर, उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सर। क्या है? आंचलिक उपन्यास कहते हैं उसको। बात जी सर। आंचलिक उपन्यास क्या होता है? सर ये किसी रीजन विशेष को ध्यान में रख के लिखा जाता है, वहां की कल्चरल और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को दिखाया जाता है सर उसमें, आंचलिक उपन्यास। फणीश्वर नाथ रेणु का राष्ट्रीय आंदोलन को योगदान था? सर उन्होंने सर इसके सर जहां तक मुझे याद आ रहा है सर, वो शायद जलियांवाला बाग के प्रोटेस्ट में उन्होंने कुछ रिटर्न कर दिया था, उन्हें जो सम्मान मिला था। एग्जैक्टली सर मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में सर। अच्छा, सुब्रतो राय को किस अपराध में जेल की सजा हुई? जब तक आपका होना चाहे तब तक। सर उन्होंने चिट फंड का जो स्कीम चल रहा है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, डिपॉजिट्स जो शॉर्ट टर्म में प्रॉमिस करते हैं मनी को डबल करने का, तो चिट फंड स्कीम के में सर उन्होंने इन्वेस्टर्स का मनी रिटर्न नहीं किया था सहारा ग्रुप ने, तो वो इन्वेस्टर्स ने केस कर दिया था, तो उस पे उन्हें जेल की सजा हुई। आरबीआई ने इसको रोकने के लिए कोई गाइडलाइन दी हुई है? जी सर, उन्होंने एक रेगुलेशन बनाया है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डिपोजिशन स्कीम, तो पे रेगुलेशन बनाया हुआ है कि इंडिया में कौन रेगुलेट करती है चिटफंड कंपनियों को? रेगुलेट कौन करती है? सर ये सेबी के द्वारा रेगुलेट होता है सर। आईआरडीए भी कोई संस्था है? कल मॉर्निंग आके 10 बजे। जी सर, नाम सुना है सर मैंने इसके बाद। सर अच्छा, आपने बीटेक किया है, ठीक है, उसके बाद आप ऑडिटर हैं और अब प्रशासन में आना चाहते हैं। इतनी अस्थिरता है, क्या प्रशासन में आकर वो अस्थिरता खत्म होगी? जी सर, मेरा शुरू से ही लक्ष्य जो है सर सिविल सर्विसेज में आने का था, लेकिन सर मेरे पेरेंट्स नहीं थे, तो मुझे अपने एजुकेशन को सेल्फ फाइनेंस करना था।
तो इस वजह से सर मैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता था। इस वजह से सर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी जॉब करना पड़ा। और सर फिर उसके बाद जब मुझे मौका मिला पब्लिक सेक्टर में आने का, तो मैंने ऑडिटर का भी जॉब जो है करना स्वीकार किया। लेकिन सर ये सब जो कदम जो है एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैंने किया है, और सर मेरा लक्ष्य जो है पब्लिक सर्विस में आना है सर। अब क्यों आना चाहते हो व्यापक प्रशासनिक सेवा? सर पब्लिक सर्विस में सर हम इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ सर हम समाज में डायरेक्ट अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सोसाइटी में के लोगों से डायरेक्ट हम संपर्क में, जैसे सर पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो वहाँ पे मैं डायरेक्टली लोगों के जो हमारे समाज में डिप्राइव्ड लोग हैं, पिछड़े सेक्शन के लोग हैं, उनके लाइफ में मैं डायरेक्ट कोई चेंज नहीं ला पा रहा था। और यहाँ सर डाइवर्सिटी है, जॉब की जो डाइवर्सिटी है और चैलेंजेस जो हैं काफी, जिससे मुझे लगता है कि मैं बेहतर तरीके से अपनी जन्मभूमि को योगदान कर पाऊंगा इस जॉब के थ्रू। इस वजह से मैं आना चाहता हूँ सर। बीपीएससी के किस पद में आपको डाइवर्सिटी नजर आता है? सर बीपीएससी का जो पद है बिहार प्रशासनिक सेवा, उसमें मुझे लगता है कि सर उसमें सारे डिपार्टमेंट्स में कई सारे डिपार्टमेंट्स में जा करके काम कर सकते हैं, और डायरेक्ट लोगों के समाज में जो पिछड़े लोग हैं उनके संपर्क में आके उन्हें उनके लाइफ में कुछ चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बिहार प्रशासनिक सेवा का हायरार्की बताइए तो। सर पूरी हायरार्की तो सर अभी मुझे सर याद नहीं है। ज्वाइंट कमिश्नर तक, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक इसमें शायद जाते हैं लास्ट तक सर, लेकिन एग्जैक्ट है जी। बंटी जी पूछा जाए। बंटी जी पूछा जाए एलएसडब्ल्यू से। यस सर, आवाज मिल रही है? जी सर। जी मैम। अच्छा, एलएसडब्ल्यू है ऑप्शनल आपका? जी मैम। अच्छा, ये श्रम क्या होता है एलएसडब्ल्यू में? सबसे पहले श्रमिक की बात आती है, तो श्रम क्या होता है, परिभाषित कीजिए। जी, श्रम मैम किसी व्यक्ति के द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किया गया शारीरिक एवं मानसिक कार्य को ही श्रम कहते हैं। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। और एक टर्म आता है एलएसडब्ल्यू में उद्योग, और दूसरा टर्म आता है प्रतिष्ठान। तो उद्योग और प्रतिष्ठान में डिफरेंस बता सकते हैं? जी मैम, जो उद्योग है मैम वहाँ पे विनिर्माण का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है। और जो प्रतिष्ठान होता है मैम वहाँ पे विनिर्माण भी हो सकता है, प्रोडक्शन भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, और उसका सेलिंग भी हो सकता है। तो ये दोनों में अंतर है मैम। ठीक है, वेरी गुड। और स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि 1947 से पहले के मिनिमम 3 एक्ट्स बताइए जो आपको याद हो। ओके मैम, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, उसके पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, ओके। उसके बाद मैम इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट, सॉरी मैम इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट तो बाद का है, स्वतंत्रता के बाद का। और इससे पहले का पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोन नहीं सॉरी मैम, मैं तीसरा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। बाल श्रम के विरुद्ध में भारतीय संविधान में कहाँ प्रोविजन मिलते हैं? मैम बाल श्रम के विरोध में आर्टिकल 24 जो है मैम हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट के अंतर्गत बाल श्रम का विरोध करते हैं। और सर मैम डीपीएसपी में भी जो है मैम उसमें भी प्रोविजन किया गया है कि राइट टू जो जोड़ा गया है कि 0 to 6 ईयर के बच्चों को जो है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन में देना है उसको। अच्छा, 6 to 14 के लिए प्रोविजन नहीं है डीपीएसपी में?
जी मैम, उसके लिए भी है कि 14 ईयर तक मतलब अर्ली एजुकेशन में देना है उसको मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है। और एलएसडब्ल्यू में श्रम कल्याण भी आता है और समाज कल्याण भी आता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को डिफाइन कीजिए। जी मैम, श्रम कल्याण जो है श्रमिकों को विशेष ध्यान में रख के जो श्रमिकों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान करने के लिए जो गवर्नमेंट जो एक्ट्स बनाती है या जो योजनाएं लाती हैं उसे हम श्रम कल्याण कहते हैं। और जो समाज में व्याप्त सभी वर्गों में जो व्याप्त समस्याएं हैं जैसे कि बहुत सारी समस्याएं हैं समाज में, अगर हम फॉर एग्जाम्पल जैसे हम चाइल्ड लेबर का ही गिने या बेगारी लेबर जो है, बॉन्डेड लेबर है, और अब भिक्षावृत्ति है, एल्कोहलिज्म है, तो इन सारे समस्याओं को समाधान करने के लिए सरकार जो एक्ट बनाती है या योजनाएं लाती है उसे हम समाज कल्याण बोलते हैं। अच्छा, एक आपने अभी टर्म यूज किया बेगारी, तो बेगारी और बंधुआ मजदूरी में क्या डिफरेंस है? मैम, बंधुआ मजदूरी जो है वो है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है और उस कर्ज को चुकाने के लिए या उस कर्ज के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए वो उसको मजदूर करता है उसके यहाँ, यह प्रथा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है, तो उसे हम बंधुआ मजदूर कहते हैं। और बेगारी जो होता है मैम, बिना किसी को वेज दिए हुए उनसे काम करवाना को बेगारी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो 2017 में संशोधन हुआ था जी, उसमें सेरोगेसी मदर के लिए क्या प्रोविजन किए गए हैं, बता सकते हैं? सेरोगेसी मदर के लिए तो मैम एग्जैक्ट वो प्रोविजन मुझे याद नहीं है। अच्छा, सेरोगेसी होता क्या है? मैम, सेरोगेसी ये होता है कि अगर कोई वुमेन खुद अपने बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती है बच्चे को, तो एक दूसरे वुमेन के वोम को हायर किया जाता है उसमें, और उसके थ्रू जो है बच्चे को जन्म देना ही सेरोगेसी कहते हैं। अच्छा, तो क्या भारत में ये वैधानिक है या नहीं? मैम, भारत में जो है कॉमर्शियल सेरोगेसी पूरी तरीके से बैन है, और पर्सनल लेवल पे सेरोगेसी अलाउ किया गया है, लेकिन बहुत सारे कंडीशंस हैं उसमें, जैसे जो सेरोगेट मदर होगी वो कोई फैमिली रिलेटिव होनी चाहिए, और वो एक से ज्यादा बार नहीं सेरोगेट बन सकती है। इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस रखे गए हैं इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक है। बिहार मतलब इंडिया का कौन सा राज्य जो था वो सेरोगेसी मदर में जो अनियमितताएं थी उसके चलते वो हाईलाइट थोड़ा हुआ था, वो क्षेत्र में उसमें कॉमर्शियल सेरोगेसी को ज्यादा ये किया जा रहा था, कौन सा राज्य था वो? मैम, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं गेस कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। जी, मुझे लगता है केरला में शायद ये होता था। नहीं, ये गुजरात का आनंद जो क्षेत्र है वहाँ शायद ये था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और एक ये बाल श्रम के अंतर्गत में एक पेंसिल पोर्टल शुरू किया गया है, पेंसिल पोर्टल क्या है? मैम, वो जब बाल श्रमिकों को रेस्क्यू किया जाता है तो उसके बाद उसका जो रिहेबिलिटेशन का जो वर्क होता है उसके लिए ये पेंसिल पोर्टल बनाया गया है। आप श्योर हैं कि इस पे पुनर्वास के लिए ये पोर्टल है? मैं श्योर तो नहीं हूँ, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा पिंटू जी, हेलो जी सर। यूनिसेफ के बारे में बताइए कुछ। किस एक्ट के बारे में सर? सॉरी, यूनिसेफ के बारे में बताना है। यूनिसेफ सर, क्या पूरा नाम है इसका? सर ये चिल्ड्रेन यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन, इसका कुछ है सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। अच्छा, इसके क्या काम है इसका बताइए इसके बारे में। सर इसके बारे में सर मैं पूरी तरीके से जानकारी नहीं है सर मेरे को। ठीक है, अभी भारत में सबसे बड़ा श्रम संघ कौन है? भारत में तो सर भारतीय मजदूर संघ सबसे बड़ा श्रम संघ है। और राजनीतिक रूप से किस पार्टी से जुड़ा हुआ है यह? सर यह बीजेपी से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के
कुछ आप हमको श्रम संघ नेताओं का नाम बताइए जिनका श्रम संघ आंदोलन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। अच्छा, सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? सर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वह सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेशन किया जाता है और उसमें जो है सामाजिक सुरक्षा संरक्षा के नियम जो है लागू होते हैं, जो एक्ट बनाए गए हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है सर, उसमें जो है गवर्नमेंट के द्वारा अभी रेगुलेट पूर्ण रूप से नहीं किया गया है, आंशिक रूप से रेगुलेशन हुआ है और उसमें कुछ नियम्स बनाए गए हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, लेकिन मूलतः ये अनरेगुलेटेड सेक्टर है सर अभी तक। कितना परसेंट वर्क फोर्स है जो ऑर्गेनाइज्ड में है, कितना परसेंट वर्क फोर्स हमारा अनऑर्गेनाइज्ड में है? सर 90% से ज्यादा लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है सर इंडिया में। इसका मतलब हमारे इकोनॉमी में इसका सबसे बड़ा रोल है। जी सर, तो क्योंकि सरकार इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चला रही है, कुछ योजनाओं का नाम बताइए। जी सर, जैसे बिहार गवर्नमेंट के द्वारा सर चलाया गया था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो शताब्दी स्कीम है सर बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए था मेनली। ऐसे ही इंटर स्टेट माइग्रेंट लेबरर्स के लिए जो स्कीम चलाया गया है सर, दुर्घटना स्कीम, वो भी सर मूलतः अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए था। अच्छा, अभी श्रमयोगी मानधन योजना जो है, सॉरी, मानधन योजना जो प्रधानमंत्री के द्वारा नाम से चलाया जा रहा है, उसमें क्या प्रोविजन है? सर उसमें यह है कि सर अगर 40, उसमें यह है कि सर वो एक पेंशन स्कीम है सर, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, जिसमें मिनिमम 3000 पर 60 इयर्स के बाद का प्रोविजन किया गया है। 18 से 40 साल के लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें कंट्रीब्यूशन काफी मिनिमम रखा गया है सर, 55 रुपए से लेके कुछ इसका अपर लिमिट है सर, जो मैं भूल रहा हूँ अभी। तो ये स्कीम है सर। 40 साल का व्यक्ति होगा, कितना उसको कंट्रीब्यूट करना है? वो शायद जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर 150 के आसपास है, 150 रुपीज के आसपास ऐसा कुछ है। 40 साल का व्यक्ति अगर होगा तो 200 रुपया कंट्रीब्यूट करेगा सर। ओके ओके। सर हो गया इधर। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है। आपको ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का कार्यभार दिया जाए तो आप ऑडिटिंग से जुड़े हुए हैं जी, वो क्या फायदा करेगा? जी सर, मैं वहां पे सोशल ऑडिट को लाने का प्रयास करूंगा सर। ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम जैसे ग्राम सभा में इकट्ठा होके मुखिया को जो फंड जाता है उसका सर ग्राम सभा में इसको स्ट्रेंथन करूंगा, लोगों को अवेयर करूंगा कि उस पैसे का जो बजट वहां आ रहा है उसका हिसाब किताब जो है सर वो वहां के ग्राम सभा के जो लोग हैं वो मुखिया जी से लें। और इसके लिए सर मैं आरटीआई को भी स्ट्रेंथन करने का कोशिश करूंगा अपने ब्लॉक में, ताकि लोग जो है इंफॉर्मेशन इंपावर्ड हो, लोगों को पता रहे कि कितने पैसे आ रहे हैं उसके पंचायत में। और सर इसको स्ट्रेंथन करने से मुझे लगता है सर कि जो करप्शन काफी कम होगा सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ पिंटू जी। जी सर, आपको फीडबैक देंगे। पहले आप बताएं आपको इंटरव्यू कैसा लगा? सर मुझे लगा काफी सारे इंफॉर्मेशन जो है मैं लैग कर। क्या सर? क्या इंफॉर्मेशन लैग करते? अभी जो चेहरे पर स्माइल है, जी अभी है ना चेहरे पर स्माइल आपके, जी तो इंटरव्यू देने के दौरान क्यों नहीं था स्माइल का? क्या कारण? सर मैं अटेंटिव हो गया था सर, मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा सा टेंशन मुझे लग रहा था सर, मतलब प्रेशर मैं थोड़ा फील कर रहा था, तो इस वजह से। हाँ, अटेंशन हो जाइए, अच्छी बात है,
चेहरे पे अटेंशन जो है वो आपके चेहरे पर प्रेशर के रूप में ना आ जाए, है ना। तो थोड़ा सा लाइट मूड में रहिए, ठीक है। दूसरा एक और भी चीज है, जी कोई भी बोर्ड मेंबर आपको कोई इंफॉर्मेशन दे, ठीक है ना, जी तो तुरंत आप जी उसका सर। जवाब देंगे थैंक यू सर या थैंक यू मैम। ये एक कॉमन कर्टसी है, अगर आप नहीं करेंगे तो इससे नेगेटिव एस्पेक्ट जाएगा, ठीक है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन आपका ठीक था, ठीक है। जो फैक्चुअली कुछ गड़बड़ है वो आप कर लेंगे, लेकिन एक सलाह और है, जब आप अरैया तैयार करें, जी जैसे फीचर 3 पूछे गए, मतलब 5 भी पूछे जाए, प्रॉब्लम पूछे जाए 3 या 5 पूछे जाए, है ना। जी जी सर। पोटेंशियल पूछा जाए 3 या 5, ठीक है ना। जी सर। तो उसके बारे में डिटेल आप तैयार करेंगे, कि जो भी आप बोलेंगे ना उस पर काउंटर क्वेश्चन होगा। आपने बोला फणीश्वरनाथ रेड्डी, जी उसके बाद सुब्रतो राय जी और डॉल्फी, जी तो फणीश्वरनाथ रेड्डी जब भी बोलेंगे तो फणीश्वरनाथ रेड्डी पर क्वेश्चन आएंगे, सुब्रतो राय पर क्वेश्चन आएंगे, डॉल्फिन पर क्वेश्चन आएंगे, काउंटर जी क्वेश्चन, उसके लिए आप तैयार हैं। तो आप, मेरा सलाह है कि 5 विशेषता और उस विशेषता से जुड़ा हुआ काउंटर क्वेश्चन वो आप तैयार कर लें, फिर 5 समस्या उससे जुड़ा हुआ तैयार कर लें, और पोटेंशियल क्या है 5 वो तैयार कर लें, और उससे जुड़ा हुआ काउंटर क्वेश्चन है उसको आप तैयार कर, ठीक है। जी सर। ठीक, नेक्स्ट ओके है।